लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। सम्राट अशोक भारत के सबसे महान राजाओं में से एक, महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और मौर्य वंश के शासक, जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान से कर्नाटक तक फैला था। लेकिन इनकी मौत के बाद मौर्य साम्राज्य 50 साल भी सही से नहीं चल सका। जरा सोचिए, भारत के सबसे बड़े साम्राज्य को किसने खत्म किया? कैसे टूट गया मौर्य साम्राज्य और ये सब कैसे हुआ? ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि अशोक के बाद के वंशज इस साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। लेकिन इसकी असली कहानी क्या है? क्या वो कोई कॉन्स्पिरेसी थी या फिर अशोक की महान नीतियों में कुछ गलत था? क्या कलिंग के युद्ध के बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो कुछ ऐसा हुआ जो कि शासन के हिसाब से होना नहीं चाहिए था? क्या कोई एम्पायर सिर्फ इस वजह से खत्म हो जाता है कि कोई सम्राट बहुत दयालु हो गया, या फिर असल वजह कुछ ऐसी थी जो अंदर ही अंदर दीमक की तरह मौर्य साम्राज्य को खोखला कर रही थी? ये सब जानेंगे हम आज इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ये साल था 232 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र के महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। पाटलिपुत्र में भारत के सम्राट अशोक अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के आखिरी सबसे महान राजा थे। उनकी मृत्यु ने पूरे मौर्य साम्राज्य को जैसे रोक सा दिया। सम्राट के महल के बाहर खड़ी उनकी सेना और मौर्य साम्राज्य के खासम खास लोगों के मन में यही एक सवाल था जो हर बड़े साम्राज्य के अंत से पहले दिखाई देता है। सवाल था, अब आगे क्या होगा? अशोक की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी। ये एक ऐसे युग के अंत की शुरुआत थी जिस पर 3 पीढ़ियों ने रूल किया था और इंडियन सबकॉन्टिनेंट को जिसने एक किया था। पहले चंद्रगुप्त, जिन्होंने जीत हासिल की, फिर बिंदुसार, जिन्होंने साम्राज्य को स्टेबल किया, और फिर अशोक, जिसने दुनिया को मोरालिटी का पाठ पढ़ाया। लेकिन अशोक की मौत से एक ऐसा चक्र शुरू हुआ जिसमें पूरा मौर्य साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हमने अशोक और बाकी मौर्य शासकों की तो कई कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद कौन से शासक आए, उन्होंने कैसे रूल किया, इसके बारे में बातें कम होती हैं। आज मैं आपको अशोक की मृत्यु के बाद का इतिहास बताऊंगा, लेकिन इस इतिहास पर आए उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य की। आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अपने पीक पर मौर्य साम्राज्य ने लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के आसपास तक अपनी बाउंड्री खड़ी की, तो वहीं अशोक ने उत्तर में कश्मीर से लेकर नेपाल तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में कर्नाटक तक मौर्य साम्राज्य को फैलाया। लेकिन यह साम्राज्य तब ढलान की ओर चला गया जब अशोक की मृत्यु हुई। इसीलिए अशोक की लाइफ के आखिरी सालों को समझना बहुत जरूरी है। अशोक के आखिरी सालों में ही मौर्य साम्राज्य की कई दरारें पहली बार सामने आने लगी थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपने शासन को पूरी तरह से बदल दिया था। युद्ध की राख से उठकर वो एक ऐसे शासक बने जो धम्म यानी नैतिक जीवन शैली को प्रशासन का केंद्र बनाना चाहते थे। अब ये चेंज अपने आप में हिस्टोरिक था, लेकिन क्या इस बदलाव से मौर्य साम्राज्य को चलाया जा सकता था? असल में मौर्यन एम्पायर का ढांचा इतना बड़ा था कि अशोक की नैतिकता की राजनीति से इसको चला पाना लगभग इम्पॉसिबल था। अशोक के आखिरी दिनों का शासन एक आध्यात्मिक सम्राट का शासन था, जहां पर प्रजा के कल्याण, पशुओं की सुरक्षा, यात्रियों के लिए सड़कें और औषधालय, ये सब कुछ प्रायोरिटी थी, ना कि पॉलिटिकल और मिलिट्री ताकत का प्रदर्शन। मौर्य साम्राज्य अपने पीक पर इतना बड़ा था कि उस समय दुनिया के कुछ ही साम्राज्य उसकी बराबरी कर सकते थे। अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक फैला यह शासन रोजाना चलाने के लिए अच्छा खासा खर्च डिमांड करता था। अशोक के दौरान ये खर्च लगातार बढ़ भी रहा था। बड़ी सेना, ब्यूरोक्रेसी, सिंचाई, कंस्ट्रक्शन, इन सभी ने खजाने पर अच्छा खासा वजन डाला हुआ था। लेकिन रेवेन्यू के सोर्स और रेवेन्यू का कलेक्शन दोनों उस तेजी से नहीं बढ़ रहे थे जिस तेजी से अशोक के काल में खर्चे बढ़ रहे थे। कहने का मतलब है कि खर्चा ज्यादा, कमाई कम। इस इम्बैलेंस ने मौर्य साम्राज्य को थोड़ा सा कमजोर कर दिया। अशोक के काल में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन अब सोशल एडमिनिस्ट्रेशन लगने लगा था।
इसमें राजधानी से दूर के राज्य जैसे कि अफगानिस्तान और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। अशोक के आखिरी दिनों में प्रशासन और भी सॉफ्ट हो चुका था। यह सॉफ्टनेस उनकी दया नहीं बल्कि प्रशासनिक प्राथमिकताओं की शिफ्टिंग के कारण आई। अब अशोक राज्य के विस्तार से ज्यादा धम्म के प्रचार में बिजी थे, लेकिन और भी दिक्कतें थी जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव को कमजोर किया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक सवाल बनकर आई कि अशोक के बाद कौन बनेगा अगला राजा। मौर्य डायनेस्टी में उत्तराधिकार का कोई क्लियर कट नियम नहीं था। कौन अगला सम्राट बनेगा यह हमेशा परिवार के अंदर चलने वाली पॉलिटिक्स से तय होता था। यह स्ट्रगल अशोक की मृत्यु के बाद भड़कना लगभग तय था, क्योंकि उनके बेटों और पोतों की एक लंबी सीरीज तो थी, लेकिन उसमें भी कोई शख्स बहुत मजबूत नहीं था। यानी कि अशोक की मौत के बाद साम्राज्य का भविष्य धुंधला होने लगा था और आगे चलकर होता भी यही है। अशोक की मृत्यु के बाद अचानक पूरा राजवंश दिशाहीन हो गया। रोमिला थापर बताती हैं कि मौर्य शासन की सबसे बड़ी समस्या ही थी सक्सेशन का कोई साफ क्लियर कट नियम ना होना। अशोक के पुत्र कुणाल का नाम अक्सर इतिहास में आता है, लेकिन हिस्टोरिकल सोर्सेस के हिसाब से वो कभी सम्राट नहीं बना। कहानियों में कहा जाता है कि कुणाल को अंधा कर दिया गया था। असल में इतिहास में अशोक के बाद जिसने सिंहासन संभाला वो थे दशरथ मौर्य। माना जाता है कि वो अशोक के बेटे नहीं पोते थे। ये वही दशरथ थे जिनके अभिलेख हमें वास्तविक सबूत के रूप में मिलते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके शासन को मौर्य साम्राज्य के खत्म होने की शुरुआत भी माना जाता है। दशरथ जब राजा बने तब एक तरफ समुद्र जितना एरिया था तो दूसरी तरफ प्रशासन का बढ़ता हुआ खर्च था। अशोक की धार्मिक नीति का असर था तो दूसरी तरफ सीमांत प्रांतों में हो रहा विद्रोह भी था। ये सब तो अशोक संभाल ले गए, लेकिन दशरथ में अशोक जैसी बात नहीं थी। वो स्टेट को संभाल पाए रखने की कोशिश करते रहे कि कुछ भी इधर उधर ना हो, लेकिन उनकी काबिलियत इतनी नहीं थी कि इतने बड़े भूभाग को संभाल पाए। इस बीच इनको सबसे बड़ा झटका लगा नॉर्थ वेस्ट से। गांधार, अराकोसिया और तक्षशिला जैसे एरिया जो पहले से ही अशोक के आखिरी सालों में मजबूत हो गए थे, वो दशरथ के शासन में लगभग हाथ से निकल गए। यहाँ पर एक अलग ताकत इंडो ग्रीक्स का उदय हो रहा था और मौर्यों की पकड़ इस एरिया में जल्दी ही ढीली पड़ गई। फिर इसी टाइम पर साउथ और कलिंग के एरिया भी आज़ाद होने लगे। इन सबकी खबर तो पाटलिपुत्र पहुंचती थी, लेकिन मौर्य साम्राज्य का सम्राट इस बुरी खबर को अच्छी खबर में बदल नहीं पा रहा था। फिर दशरथ के बाद सम्राट बने संप्राति, जिन्हें अक्सर अशोक के बाद सबसे काबिल मौर्य शासक कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ताकतवर और काबिल नहीं थे। कुल मिलाकर अशोक के बाद वो अंधों में काना राजा वाले एक शासक थे। इतिहास में संप्रति की इमेज बहुत ही अलग है। एक तरफ वो धार्मिक रूप से बहुत ही शांत, जैन धर्म से प्रभावित और दया भाव से भरे हुए बताए जाते हैं। दूसरी तरफ इनके प्रशासन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दादाओं की तरह बड़ी व्यवस्था को संभालने के काबिल थे। इतिहासकार बताते हैं कि संप्राति शायद उन कुछ मौर्य शासकों में थे जो अपने पूर्वजों की तरह साम्राज्य के स्ट्रक्चर को समझते थे और उसे चलाने की काबिलियत भी रखते थे। संप्राति के काल में भी मौर्य साम्राज्य में वो टूट फूट नहीं आई थी, उसने प्रांतों को कंट्रोल में लाने की कोशिश की थी। जैन परंपराओं में भी इनको महान संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने हजारों स्तूप और धर्मस्थल भी बनवाए। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इतनी संप्राति की जो तारीफ है वो धार्मिक साहित्यों में बढ़ा चढ़ाकर की गई बात भी हो सकती है। इतिहासकारों के बीच ये बिल्कुल एक्सेप्टेड बात है कि संप्राति ने प्रशासनिक कामकाज को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इनके सामने चैलेंजेस इतने बड़े थे कि वो इन चुनौतियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। जैसे कि संप्राति के काल में भी नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। अशोक के बाद की अनस्टेबल पॉलिटिक्स का फायदा उठाकर वो भारत की सीमाओं में घुस रहे थे। संप्राति ने बहुत कोशिश की, लेकिन इन हमलों का सामना ढंग से नहीं कर पाया। दक्षिण में भी प्रांतों का नियंत्रण कमजोर हो रहा था। इस बीच साम्राज्य के अंदर व्यापारिक मार्गों पर असुरक्षा फैलने लगी और राजकोष पर दबाव बढ़ता चला गया। लेकिन फिर संप्राति के बाद हालात ऐसे बने कि कोई ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता। संप्राति के बाद मौर्य साम्राज्य जिस रास्ते पर चला वो सीधे पतन की ओर जाता था। सबसे पहली दरार पड़ी उत्तराधिकार के संकट से। कौन बनेगा युवराज और कौन लायक है जैसे सवालों के जवाब कभी मिल ही नहीं पाए। इसके चलते परिवार के अंदर ही स्ट्रगल शुरू हुआ और फिर लगातार कमजोर होते शासक इन सब ने साम्राज्य की बागडोर को ढीला कर दिया। आपको पता है ही कि मौर्य शासन की खासियत थी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। राजा ही राज्य की धुरी था।
इसलिए जैसे ही मजबूत लीडर, मजबूत नेता गायब हुए, साम्राज्य की दशा बिगड़ने लगी। लेकिन ये अकेला वार नहीं था जो साम्राज्य झेल रहा था। मौर्यों को एक दूसरा झटका तब लगा जब इनके प्रोविंस सेंटर से दूर जाने लगे। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, यह अफगानिस्तान से लेकर मैसूर तक था, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र को एक ही केंद्र से चलाना आसान नहीं था। अशोक जैसे शासक के समय गवर्नरों की वफादारी बनी रही, लेकिन बाद के शासकों के पास ना करिश्मा था, ना दबाव बनाने की कुव्वत थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि गांधार ने अपनी दिशा पकड़ ली। उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक्स मजबूत होने लगे, कलिंग और सदन प्रांत ढीले पड़ गए। तटीय व्यापारिक केंद्रों ने राजधानी में टैक्स भेजना कम कर दिया। अब इन सभी दिक्कतों से फिर भी निपटा जा सकता था, लेकिन तीसरी प्रॉब्लम और भी गहरी थी। ये प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक क्राइसिस की। कई इतिहासकार इस वजह को सबसे बड़ी वजह मानते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन का। देखिए, कोई भी एम्पायर हो या कोई देश हो, उसकी इकोनॉमी तय करती है कि वो देश कितना आगे जाएगा। दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, जो डेवलप्ड देश है उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद इसलिए भी जूझ रहा था क्योंकि इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए बहुत सारा धन चाहिए था। शुरुआती सालों में खेती डेवलप हुई, ट्रेड रूट के चलते ट्रेड फला फूला, लेकिन धीरे धीरे ये सब कम पड़ने लगा। जंगल काट कर बसाई गई नई जमीन पर उतनी पैदावार नहीं हुई जितनी की उम्मीद की जाती है। इतिहासकार उदाहरण देते हैं कि मौर्यकाल में चांदी का अवमूल्यन किया गया, यानी कि राजकोष में भी लगातार कमी हो रही थी। इसके अलावा ट्रेड रूट अब सेफ नहीं थे क्योंकि इंडो ग्रीक और दूसरे लुटेरे एक्टिव थे जिन्हें पटना में बैठा शासक रोक नहीं पा रहा था। इन सब के चलते टैक्स के कलेक्शन में कमी आई। अशोक की पॉलिसीज में एक मोरल सॉफ्टनेस भी आ गई थी। एक स्ट्रिक्ट जस्टिस सिस्टम की कमी से प्रशासन में अनुशासन कम हुआ। देखिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर देखो तो ये सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राजतंत्र की खासियत है कि वो तलवार के जोर पर चलते हैं। इसीलिए अशोक की मोरल पॉलिटिक्स ने अगर पूरी तरह से नहीं तो कहीं ना कहीं साम्राज्य को नुकसान जरूर पहुंचाया। लेकिन सवाल है कि क्या अशोक की ये शांति की पॉलिसी जिम्मेदार थी मौर्यकाल के पतन के लिए? जवाब है पूरी तरह से नहीं। देखिए, अशोक के बाद साम्राज्य की जो मिलिट्री और पॉलिटिकल ताकत थी वो कमजोर पड़ गई थी, लेकिन कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये सब अशोक की नीति के कारण नहीं बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हुआ। अशोक ने अपनी सेना को भंग नहीं किया था और बहुत जरूरी होने पर सेना को भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अगर आर्मी को देने के लिए पैसे की कमी हो जाए, नए सैनिक भर्ती ही ना हो रहे हों, तो साम्राज्य की नींव एक तरह से कमजोर रह जाती है। साम्राज्य की सुरक्षा अपने आप टूटने लगती है। इसी बात का फायदा उठाया इंडो ग्रीक्स ने। वो छोटे लेकिन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आते थे और मौर्य सेना इनका मुकाबला नहीं कर पाती थी। रही सही कसर प्रांतों और जिलों के विद्रोह ने पूरी कर दी। बड़ी संख्या में लोग टैक्स देना नहीं चाहते थे। लोकल राज्यों का उदय होने लगा था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस साम्राज्य के पेड़ पर जैसे दीमक लग गई थी जिसने इसे अंदर से खोखला कर दिया था। यही वजह है कि इन तमाम सैकड़ों चैलेंजेस के बीच जब बृहदत्त मौर्य ने गद्दी को संभाला तो हालात हाथ से बाहर निकल चुके थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई शिलालेखों और अभिलेखों में इस काल के बारे में बहुत कम जिक्र मिलता है। इसका मतलब अक्सर इतिहासकार यही निकालते हैं कि बृहदत्त का शासन उतना इम्पैक्टफुल नहीं था कि उसके निशान टाइम के साथ बचे रह जाएं। माना जाता है कि बृहदत्त की सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा साम्राज्य संभालना जो पहले से ही टूट चुका था। गंगा का मध्य मैदान किसी तरह उनके नियंत्रण में था, पर ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, इन सभी के प्रांत लगभग आज़ाद हो चुके थे। बृहदत्त को भी समझ में आ गया था शायद कि सेना वही वो स्तंभ है जिस पर बचा कुचा साम्राज्य टिका हुआ है, लेकिन सेना भी अब मौर्यों की वफादार नहीं थी। कई जगहों पर सैनिकों को सैलरी नहीं मिली थी, खाने पीने की कमी थी और प्रोविंशियल गवर्नरों की मनमानी से भी ये सैनिक परेशान थे। इसी बीच एक लीडर खड़ा हुआ जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। शुंग साम्राज्य का ये सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाया और एक दिन जब बृहदत्त सेना की परेड का निरीक्षण कर रहे थे तब पुष्यमित्र ने मौके का फायदा उठाया और बृहदत्त की हत्या कर दी। दोस्तों, बृहदत्त की हत्या सिर्फ हत्या नहीं थी, ये भारत के सबसे संगठित साम्राज्यों में से एक के आखिरी महल का गिरना था। पुष्यमित्र के इस कदम का किसी ने विरोध नहीं किया। इससे साफ दिखा कि बृहदत्त की ताकत खत्म हो गई थी। इस तरह मौर्य साम्राज्य, जो कभी बड़े बड़े राज्यों को हराकर एक संगठित साम्राज्य के तौर पर सामने आया था, वो ताश के पत्तों की तरह मात्र 50 साल के अंदर बिखर गया। उधर पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता संभालते ही शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य अब इतिहास बन चुका था।
लेकिन एक सवाल बाकी था, इतना बड़ा साम्राज्य जो चंद्रगुप्त और अशोक जैसी महान प्रतिभाओं ने बनाया था, वो आखिर टिक क्यों नहीं पाया? असल में इसका जवाब जो है वो केवल बृहदत्त या पुष्यमित्र शुंग में नहीं, बल्कि उस ढांचे में था जो भीतर से बहुत पहले ही टूट चुका था। मौर्य साम्राज्य का अंत अचानक गिरी हुई दीवार जैसा नहीं था, ये एक ऐसा डिक्लाइन था जो कई सालों से अंदर ही अंदर जन्म ले रहा था। इतिहास को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो ये साफ दिखता है कि किसी भी साम्राज्य की ताकत सिर्फ उसके राजा की नीति, उसकी सेना या उसकी दौलत से नहीं नापी जा सकती, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसके अपने इंस्टीट्यूट्स की मजबूती, उसकी अपनी सत्ता का संतुलन, उसकी अपनी इकोनॉमी की स्थिरता और उत्तराधिकार की स्पष्टता, यानी कौन राजा बनेगा, कैसे राजा बनेगा, ये सब तय करता है कि ये एम्पायर कितने समय तक टिकेगा। मौर्य साम्राज्य एक अपने आप में महान उपलब्धि था, एक ऐसे भूभाग पर फैला हुआ जो पहले कभी किसी संगठन के अधीन नहीं आया था मौर्य साम्राज्य से पहले तक। लेकिन उसी आकार ने, उसी विशालता ने धीरे धीरे उसकी कमजोरी को भी पैदा किया। अशोक ने अपने जिस दौर में उदार नैतिक शासन को स्थापित किया, उसने एक साम्राज्य को मानवता की दिशा की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन नैतिकता और प्रशासन अक्सर दो अलग दिशाओं में खींचते हैं। अशोक के बाद आने वाले शासकों में ना तो वो डिसीजन आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और जैसे किसी पेड़ की जब जड़ कमजोर हो जाए तो ऊंचाई महत्व नहीं रखती, वैसे ही मौर्यों की एडमिनिस्ट्रेटिव जड़ें अशोक के आखिरी समय में ही ढीली पड़ चुकी थी। और सवाल फिर उठता है कि क्या कोई साम्राज्य अपने ही वजन से ढह जाता है? शायद हाँ। अगर एक्सपेंशन प्रकृति का नियम है तो इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस और संकोचन यानी कॉन्ट्रैक्शन इतिहास का नियम है। उत्तर पश्चिम से यूनानी आ रहे थे, दक्षिण में स्वतंत्र ताकतें उभर रही थी, पूर्व में सत्ता का नियंत्रण ढीला था और पाटलिपुत्र की सत्ताधारी ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। ऐसे में मौर्य साम्राज्य का बिखरना सिर्फ एक इतिहास नहीं था, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। अशोक की विरासत फिर भी बची, उनके शिलालेख, उनकी नीति, उनका दृष्टिकोण आज भी बताते हैं कि वो शासन केवल ताकत से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता से और दृष्टि से भी चलाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, इतिहास ये भी सिखाता है कि स्थिरता चाहिए किसी साम्राज्य के लिए, नहीं तो महानतम साम्राज्य भी नहीं बच पाते। आखिर में मौर्य साम्राज्य का पतन सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, ये एक सबक है कि प्रशासन की मजबूत संस्थाएं, स्पष्ट उत्तराधिकार, स्थिर अर्थव्यवस्था और शक्ति का संतुलन किसी भी राज्य की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। शायद इसीलिए मौर्य साम्राज्य का अंत आज भी इतिहास के छात्रों के लिए चेतावनी की कहानी की तरह पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, ये था मौर्य साम्राज्य की पतन की कहानी, खास तौर पर अशोक के बाद के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, उनकी बातें क्या क्या थी। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।